जुलाई आ गई है, निकल जाएगी। अगस्त आएगा, निकल जाएगा। सितंबर आएगा, वो भी निकल जाएगा। बट हाफ ईयरली का एग्जाम जब तुम्हारा कंप्लीट होगा, तब जाकर के तुम्हें रियलाइज होगा कि तुमने अपने पूरे टाइम को बर्बाद कर दिया। तुम्हें उस दिन जाकर के रियलाइज होगा जब तुम्हारी कम परसेंटेज आ रही होगी हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। फिर तुम कहोगे कि यार अब पूरी जी जान लगा करके मेहनत करूंगा, पूरी जान लगा दूंगा, अब तो मेरे एनुअल एग्जाम के अंदर। फिर 10-12 दिन की मेहनत, उसके बाद जैसी दिवाली दशहरा सब आने स्टार्ट हो जाएंगे, एकदम नॉर्मल तुम्हारा एग्जाम का दिन आ जाएगा। फिर तुम्हें जाकर के रियलाइज होगा कि यार मैंने अपने पूरे साल को बर्बाद कर दिया, अब नेक्स्ट ईयर मैं ऐसे नहीं करूंगा। ये तुम्हारे हर साल का है। 7 में भी कहा था, 8 में भी कहा था, 9 में भी कहा, 10, 11, 12 इतनी क्लासेस बीतते हुए आ गई। बट तुम एक ही चीज को बार बार कहते हो, इस साल मैं फोड़ दूंगा। बट फूटता किसी साल भी नहीं है। क्यों नहीं फूटता? सिंपल सा एक रीजन है, पढ़ाई नहीं करते। बस कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है, सिंपल सी बात है, पढ़ाई नहीं करते। यही सबसे मेन कारण है। और पढ़ाई ना करने का सबसे बड़ा रीजन होता है गलत अप्रोच। काफी बंदे तुम्हें यहाँ पे टेक्निक्स करके बताते हैं, 8 से 10 घंटा पढ़ लेना, 9 घंटे पढ़ लेना। मेरे टीचर्स कहा करते थे कि 10 घंटे 12 घंटे पढ़ा करो, नहीं तो लीव। सिंपल सी मेरी बात सुनो, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंपल सी बात है, 5 से 6 घंटा तुम्हारे लिए बिल्कुल इनफ है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत सोचो कि यार 5 से 6 घंटा, अगर तुम डेली के 4 घंटे ही पढ़ोगे ना, मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ 95% स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम के अंदर। 95% डेफिनेटली कह रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। सबसे पहली बात, स्टडी के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है वो है तुम्हारी बुक्स। और बुक्स की बात करें तो यहाँ पे 9th और 10th वालों की अलग और 11, 12 वालों की अलग। यहाँ पे मैं हर एक बच्चे की बात करूँ, कोई यहाँ पे कैटेगरी नहीं है कि CBSE, स्टेट बोर्ड, हर बच्चे की बात करूँ। सुनना ध्यान से, यहाँ पे जो 9 और 10 वाले बच्चे थे उनके NCERT से क्वेश्चन अभी तक आते थे 60 to 70, कभी कभी 80% आपके जो वो टैकल कर जाते थे एग्जाम में। इस साल ऐसा नहीं है, पैटर्न चेंज है, सिलेबस चेंज है। सिलेबस के अंदर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, NCERT के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्वेश्चन नॉर्मल टाइप के हैं। आपके क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं एसोसिएशन रीजन, MCQ और अलग अलग टाइप में। तो इस साल NCERT से जो क्वेश्चन डायरेक्ट आते थे उनकी क्वांटिटी कम होगी, 50 to 60% तक जाएगी और डेफिनेटली जाएगी। और यहाँ पे 11, 12 की बात करें तो उन बच्चों के लिए NCERT पहले भी इनफ नहीं थी, रेफरेंस लगती थी। यहाँ पे बात करें चाहे कॉमर्स वाले बच्चों की, चाहे साइंस वाले बच्चों की, आपको अकाउंट्स पढ़नी थी, NCERT नहीं देखनी। पहले हमें जो TS ग्रेवाल हो गई या फिर हमारी बिजनेस स्टडीज को लेकर पूनम गांधी हो गई, अलग अलग रेफरेंसेस का यूज करना पड़ता था क्योंकि हमें समझ में भी नहीं आती थी NCERT। सिंपल सी बात है, 11, 12 को NCERT के साथ रेफरेंस चाहिए। और 10th वाले बच्चों को क्या होगा जब NCERT उनको लगानी है? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बैंक को बाय कर लो। क्वेश्चन बैंक ऐसा बाय करना जिसके अंदर तुम्हारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसोसिएशन रीजन, केस बेस्ड और MCQ की फॉर्म में कन्वर्टेड हो। ये चीज का ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे मैं उड़ी उड़ाई बातों में नहीं आता, कहीं कहीं बातों में नहीं आ रहा ना। हर कोई बंदा कह रहा है, मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, ओसवाल की इस क्वेश्चन बैंक के अंदर ये सारी की सारी चीजें इनबिल्ट है। यहाँ पर रिवीजन नोट्स, माइंड मैप्स और इससे बढ़ करके जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंस लगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके जो एसोसिएशन रीजन, MCQ, इन सब में इन्होंने जो कन्वर्ट कर रखा है ना, और जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड है वही इसके अंदर भी इंक्लूड है। ऐसा नहीं कि आपके जो हट चुका है उसको नहीं, सुई को भी इंक्लूड कर दिया, नहीं। जो हट चुका है उसको हटाने के बाद जो इंक्लूड है उसी को रख करके ओसवाल वालों ने बेस्ट किताब बनाई है आपके क्वेश्चन बैंक। अगर तुम बाय करना चाहते हो, कुछ भी बाय नहीं करा, मैं कह रहा हूँ सच में ओसवाल की इस क्वेश्चन बैंक को बाय कर सकते हो। 10th और 12 दोनों की है। तुम जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो मंगा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके वहां से बाय कर लेना। अब इसके बाद तुम्हें 3 चीजों का खास ध्यान देना है। सबसे पहला है राइट, दूसरा है रिवाइज और तीसरा है समरी। ये तीनों के तीनों आपके बहुत तगड़े प्लेयर है पूरे के पूरे स्टडी मेथड के। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले राइट से। तो राइट की बात करें तो मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ कि तुम यहाँ पे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो और हो सकता है कि तुम में से काफी बंदे ट्यूशन जा रहे हो। मैं एक चीज आपको खास कहूंगा, अगर तुम ट्यूशन के अंदर जा रहे हो और स्टडी बिल्कुल भी नहीं करा रहा वो बंदा, या फिर तुम यहाँ पे सिर्फ जा रहे हो, तुम्हें लग रहा है कि यार बिल्कुल मन नहीं लग रहा, मेरा पैसा बर्बाद हो रहा है, प्लीज अपने मम्मी पापा को बोल दो कि प्लीज मम्मी पापा मेरा छुड़वा दो। वो कह रहे हैं कि यार वो ट्यूशन से बच्चा बाहर निकल रहा है, उनको आप कहो कि वो बच्चा निकला होगा लेकिन मेरे को नहीं समझ में आ रहा उनका। सिंपल सी बात है, उनको समझाओ, अंकल आंटी अगर आप मेरी बात सुन रहे हो प्लीज इसको ट्यूशन हटवा देना, अगर ये कह रहा है कि उसको नहीं समझ में आ रहा प्लीज। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल लेकर के चलता हूँ कि तुम ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, ऑनलाइन किसी भी यूट्यूब चैनल से स्टडी कर रहे हो, कोई भी लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर देखते टाइम एक कॉपी और पेन तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। ये सबसे पहला मेथड है राइट वाला। तुम यहाँ पे जब जब लेक्चर ले रहे हो, एक टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होता है
उसको लिख लो अपनी कॉपी पे। लिखने के साथ साथ यहाँ पे एक और चीज़ का ध्यान देना, जो जो इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है उसको हाईलाइट कर लेना स्टार्टिंग में, क्योंकि ये नोट्स तुम्हारे पक्के वाले नोट्स बन जाएंगे। और इन नोट्स को तुम अपने टीचर को भी चेक करा सकते हो, स्कूल वाले। स्कूल के लिए कोई अलग कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम देखो एक्चुअल में ज़रूरत क्या होती है, जो तुम पढ़ रहे हो उसी को दिखाना होता है ना स्कूल वाले टीचर को। सिंपल सी बात है, जो तुम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर पढ़ रहे हो साफ सुथरा में लिखो, उसको हाईलाइटेड करते चलो आराम आराम से, और उसी को अपने टीचर्स को भी दिखा देना। ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है। ऐसा नहीं कि यार पूरा लेक्चर निकल जाएगा उसके बाद में लिखना स्टार्ट करोगे, वो भी बेकार है। लेक्चर को पॉज करो, लिखो उसको आराम से और साफ सुथरी राइटिंग में लिखो कि तुम्हें अपने स्कूल के उसमें भी काम आ जाए। इसी के साथ साथ जैसे तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट होता है उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ का ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यस, यहाँ पर काफ़ी बंदे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एंड में लगाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाना है अभी। यस, हर एक चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें लगाने हैं। और अगर तुम इन क्वेश्चन को स्टार्टिंग में ही लगा लेते हो, मैं तुम्हें डेफिनेटली कह रहा हूँ, एक चैप्टर जैसे कंप्लीट होगा, तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, समझ जाओ कि 92% तक तो तुमने काम कंप्लीट कर दिया है। 8% का हो सकता है कि इधर उधर तुम्हारे मार्क्स कट जाए, बट 92% वाला काम तो तुम्हारा कंप्लीट हो गया है, पक्की तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड बात, जो रिवाइज वाला यहाँ पे मेथड था, जैसे तुम यहाँ पे पूरे के पूरे लेक्चर को लिख लेते हो, लिखने के बाद तुम्हारे सामने एक नोट्स तैयार हो गए, एक रफ कॉपी भी निकालो, साथ में रफ कॉपी निकालो। जो तुमने नोट्स को लिखा उस नोट्स को बिना देखे, पहले तो बंद कर दो कॉपी को, उसको बिना देखे रफ कॉपी में अपने लिखने की कोशिश करो। लिखो, पूरे चैप्टर को लिखने की कोशिश करो, क्या पढ़ा था तुमने, आंखें बंद करो, याद करो, फिर याद आए लिखो। जहां पर तुम अटक रहे हो उस टाइम उसको देखो खोल करके कि यार अच्छा ये चीज़ लिखी थी, अच्छा फिर ठीक है। नोट्स को फिर से नोट डाउन करना स्टार्ट करो। जैसे तुम्हारा लेक्चर कंप्लीट होता है ना, तुम्हें लगता है कि कंप्लीट हो गया, बट अगर एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद उसको फिर से रिवाइज करते हो, लगता है कि यार अबे पढ़ा तो था यार, कुछ याद नहीं। वही कारण है, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जैसे लेक्चर कंप्लीट हुआ एक रफ कॉपी निकालो, उसी में अपना जो है उसको लिखना स्टार्ट करो जो तुमने पढ़ा था। थोड़ा थोड़ा देख देख के याद आएगा, क्या चलो नहीं याद आ रहा उसको देख लो, क्योंकि अगर तुम उसी टाइम में देख लोगे ना तो तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद पहला रिवीजन हो गया, उसके बाद दूसरा रिवीजन होगा तुम्हारा अगले दिन सुबह उठ करके लिखना नहीं है, सुबह उठ करके सिर्फ उसको देखना है कि कल तुमने एक्चुअल में क्या पढ़ा था। उसको अच्छे से रिवाइज करो, याद करने की कोशिश करो, मुंह से बोल बोल के सुबह उठ करके जो है वो एक बारी जरूर देख लो। स्कूल जा रहे हो, बस में जा रहे हो, कहीं पे जा रहे हो, एक बार देख लो बस, ज़्यादा मत करो यार, गाने वाने बाद में सुन लेना प्लीज़, एक बार उसको आराम से देख लो। इसके बाद एवरी वीक के एंड में तुम्हें अपने खुद का एक टेस्ट लेना है। देखो बाहर से कोई नहीं आएगा, तुम्हें अपनी कमियां और खामियां खुद जाननी है, तो टेस्ट लेना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टेस्ट नहीं मिल रहे तो यूट्यूब पे, गूगल पे जाओ यार, इतने सारे टेस्ट पेपर मौजूद हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, मैं तुम्हें फ्री में इतने सारे दे दूंगा, तो टेंशन मत लो। सिंपल सी बात है, टेस्ट पेपर सॉल्व करो एवरी वीक, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तुम टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, वो भी तुम्हारा 3rd रिवीजन होता है। और अगर तुमने ये 3 रिवीजन कर लिए, मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ साल के एंड में जब तुम्हारा एग्जाम कंडक्ट होगा, तब तक तुम्हें सारे के सारे कॉन्सेप्ट और टॉपिक दिमाग के अंदर सेट रहेंगे। अब तीसरा आता है समरी। अब समरी का मतलब क्या है? समरी का मतलब है तुम्हारे नोट्स होते हैं 10 से 15-20 पन्नों में, तुम्हें यहाँ पे समरी तैयार करनी है, आराम से तैयार करना, उसी के साथ साथ तैयार करना, और बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है। समरी तैयार करनी इंपॉर्टेंट है। खुद के नोट्स बनाए थे तुमने, उस 15-20 पन्ने के नोट्स को तुम यहाँ पे 1 पन्ने में 2 पन्ने में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। जितने भी मेन हाईलाइटेड वाले पॉइंट हैं उनको लिखो, उसकी डेफिनेशन पूरी मत लिखो, डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए। सिर्फ हाईलाइटेड पॉइंट देखा नहीं, अच्छा इवेपोरेशन इज अ प्रोसेस जो मैं लिख दो, केमिकल रिएक्शन, अच्छा केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस, तो केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऐसे नहीं लिखना, सिर्फ केमिकल रिएक्शन लिख दो, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दो, यहाँ पे डिस्पर्सन रिएक्शन, ऐसे जितने भी तुम्हारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उनके नाम लिख दो। बस डेफिनेशन तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट होनी चाहिए, और ये समरी तुम्हें तैयार करनी है और तैयार करके रखनी है।